हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। अब आपको पूरे क्लास 10th के मैथ का सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के साथ प्लस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, सभी क्वेश्चनों को हल सहित देखेंगे, सॉल्यूशन पूरा करेंगे। उससे पहले देखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट कि आपके बोर्ड में कितना पूछा जाएगा, वो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में और क्वेश्चन के साथ में। आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देख लें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो पढ़ना है हमको इसमें HCF एंड LCM, इसके बारे में देखेंगे। उसके उपरांत पढ़ना है कि इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये देखना है। तो सबसे पहले देखें वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम वास्तव में लिख पढ़ पाते हैं। इस दुनिया में जितने भी संख्याएं होती हैं उनको कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक, एक काल्पनिक। काल्पनिक कौन सी होती हैं? जिनको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लिख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर रूट में कोई संख्या माइनस में आ जाए तो ऐसी संख्या कहलाती है काल्पनिक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को आई से लिखते हैं। इस दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। सब एक में मिली होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। अगर इनको दो भागों में बांटा जाए तो एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन सी होती हैं? जिनको सिर्फ हम कल्पना कर पाए, लिख पाए, किसमें रूट में -1 को आई लिख पाए, तो ऐसे संख्या होती हैं काल्पनिक। वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? जिनको हम वास्तव में लिख पढ़ पाते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि हमको LCM निकालना है, HCF निकालना है। तो लेते हैं कोई एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है LCM। कोई भी दो संख्या दी है, जैसे दिया है 140 और 40, इनके बीच में निकालना है LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे देखा, 2 से कटेगी 2 7 जा 2 2 जा 2 35 10 2। देखो 2 से कब तक काटेंगे? पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। ये तो आप छोटे क्लासों में सीखे होंगे। 5 5 7 5 एकम 5 7। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, 5 7 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 दूना 280। ये आपका हो गया LCM। ये आपका हो गया LCM। LCM ऐसे निकाला जाता है। ये जो मेथड है इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब मेन हमको फोकस किस पे करना है? तो वो करना है HCF पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? HCF। तो देखते हैं HCF को। HCF का मतलब मासा। अब देखिए, मासा निकालने की आपके पास 3 विधियां होती हैं, 3 तरीके होते हैं मासा निकालने के। पहला तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी होती है आपकी भाग विधि, और तीसरी है जो इस चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है यूक्लिड विधि। तो अब इसमें सबसे पहले देखेंगे, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको डिवीजन मेथड, इसको क्या कहते हैं? यूक्लिड मेथड। ये 3 मेथड होते हैं HCF निकालने के। तो सबसे पहले अब देखते हैं, एक क्वेश्चन लिया जाएगा, उसको तीनों मेथड से सॉल्व किया जाएगा, जैसे तीनों मेथड आपकी क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी जो लिया था वही क्वेश्चन, जैसे 140 और 40, इसका हमको निकालना है मासा। तो फर्स्ट टाइप से निकालें। अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें तो कैसे निकालते हैं?
तो 140 का अलग किया जाता है ऐसे, 70, 35, 7, 1 ये आ गया। और ऐसे 40 के निकाल लें तो इसका 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1 ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, 140 के इधर लिख लें प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा क्या हो गया, इसके फैक्टर, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अभी बताएंगे इस पे और कौन सा क्वेश्चन आता है। जैसे 40 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसमें क्या देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ निकालने के लिए देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। जैसे 2 है दोनों में 2, फिर 2 है 2, नीचे 2 है ऊपर है नहीं, ऊपर 5 है नीचे भी 5 है, 5 ऊपर 7 है नीचे है नहीं, जो दोनों में कॉमन है वो ले लिए। तो 5 दूना 10 दूना 20, इनका एचसीएफ निकल के आ गया 20। इस मेथड को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी चीज कभी कभी सिर्फ इतना पूछ लेता है कि 140 में 2 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात बताओ। जैसे ये अभाज्य गुणनखंड है, इसमें 2 की घात, 2 की घात का मतलब ये होता है कि 2 इसमें 2 बार आया है, 5 1 बार आया है, 7 1 बार आया है। तो कह देगा 140 में अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात बताओ, तो 2 की घात 2 है तो इसका आंसर हो गया 2। कहे इसमें 5 की घात बताओ 1, इसमें 7 की घात बताओ 1। ऐसे जैसे 40 में कहे 2 की घात बताओ कितनी होगी, तो 40 में 1 2 3, 2 आया है 3 बार और 5 आया है 1 बार, इसमें हो जाएगी 2 की घात 3। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा हो गया पहला तरीका, ये आपने छोटे क्लासों में पढ़ रखा है। अब देखते हैं दूसरा तरीका भाग विधि। नोट हो गया, देखते हैं। अब अगला देखते हैं भाग विधि, दूसरा मेथड। अब भाग विधि, भाग विधि में क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है। जैसे 40 छोटी है 140 से, तो छोटी वाली संख्या को मतलब से 140 को भाग दे देंगे, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग दे देंगे, 3 बार जाएगा 120, 20 बच गया। अब जैसे ही शेषफल बचता है तुरंत जिससे भाग दे रहे होते हैं उसी से, जिससे भाग दे रहे होते हैं उसी को फिर से भाग देते हैं बचे हुए शेषफल से। तो 20 दूना 40, तो जैसे ही हमारा शेषफल हो जाता है 0, जैसे ही शेषफल हो जाता है 0, तुरंत जिससे भाग दे रहे होते हैं वही मासा हो जाता है एचसीएफ हमारा 20। तो ये हमारा 20 हो गया एचसीएफ। जैसे अभी देखा था यहाँ पे मासा कितना आया था 20। वैसे भाग विधि से करें चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से करें चाहे यूक्लिड से करें, उनका मासा 20 ही आएगा। ये होती है भाग विधि। तो यूक्लिड विधि क्या होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो इस चैप्टर में है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस पे पूछेगा, क्या पूछेगा कि इन दोनों का मासा बताओ, मासा ज्ञात करो, लेकिन कैसे, यूक्लिड से। यूक्लिड कोई नई चीज नहीं है, उसके लिए बस छोटी चीज समझना है। जैसे मान लो हम 7 से भाग दें 16 को, तो 7 दूना 14, बचा कितना 2। जिसको भाग देते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, डिवाइजर। जिससे भाग देते हैं इसको क्या बोलते हैं, नहीं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं और इसको भागफल बोलते हैं, भागफल क्वोशेंट, इसको रिमाइंडर शेषफल, शेषफल बोलते हैं। इसको भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। इसमें छोटे क्लासों में एक फार्मूला पढ़ा होगा वही कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये छोटे क्लासों में पढ़ रखा है। यूक्लिड ने क्या किया, इसको
ये भाग भी समझ में आई कि जैसे इसको भाग देते हैं जो बचता है, जिसे भाग देंगे शेषफल बचेगा, उसको फिर से भाग देंगे, जब शेषफल 0 हो जाता है तुरंत ये मासा हो जाता है। इसको कहते हैं भागविधि। यूक्लिड क्या है? बस इसी का रूप है। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पाते हैं तो पहले इसको रफ पेज पे लिखेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे यूक्लिड लिखी जाती है। यूक्लिड ने किया कुछ नहीं, बस एक नया नाम दे दिया। इसको कह दिया ए, भाजक को कह दिया बी, भागफल को क्यू, शेषफल को आर। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो इस फॉर्मूले में रखो, तो भाज्य को ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू, शेषफल को आर। और दूसरी चीज ये आपको पहले से पता है कि जिससे भाग देते हैं हमेशा शेषफल उससे छोटा बचेगा, हमेशा। उसके बराबर भी नहीं बचेगा और उससे ज्यादा भी नहीं बचेगा। बराबर क्यों नहीं बचेगा? अगर बराबर बचेगा तो एक बार और चला जाएगा पहाड़ा हमारा। तो इसका मतलब जो शेषफल बचता है वो हमेशा जिससे भाग देंगे उससे छोटा ही बचेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? तो b इससे भाग दे रहे हैं, इसका मतलब शेषफल क्या होगा? शेषफल हमेशा r b से छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है 0 से। जैसे अगर यहां पे बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, जैसे यहां पे कुछ नहीं बचा तो शेषफल 0 बचा। 2 बच गया तो देखो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब शेषफल 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जिससे भाग देते हैं b उससे हमेशा छोटा रहेगा। तो ये फार्मूला लिख दिए हैं b के रूप में, a और b और q के रूप में, इसी को यूक्लिड प्रमेय कहते हैं। यूक्लिड प्रमेय कहते हैं। है कुछ नया, हुआ है कुछ नहीं। भाज्य को इन्होंने a कह दिया, भाजक को b, भागफल को q, शेषफल को r। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको भाजक को b और भागफल को q, शेषफल को r। तो इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब क्या होगा? यूक्लिड से निकालना है हमको क्या? मासा। तो यूक्लिड से कैसे निकालेंगे? तो यूक्लिड में कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो पहले यहां तक शेषफल निकला था, ये हमारा a होता है, ये b होता है, ठीक, ये q होता है और ये r होता है, या स्मॉल r लिए हैं तो स्मॉल r होगा। ठीक, अब क्या होगा? इसी फॉर्मूले में रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है? 140 बराबर b की वैल्यू 40, q की वैल्यू 3 प्लस शेषफल की वैल्यू 20। अभी r 0 नहीं है तो ऐसे लिख देंगे r अभी 0 नहीं है। ठीक है, अब यहां तक लिख चुके हैं, अब ये भूल जाइए। अब देखो यहां से एक नया भाग शुरू है, तो जिसको भाग देते हैं वो a होता है, जिससे भाग देते हैं वो b, जो इधर आता है q, जो नीचे बचता है वो r। फिर से लिखें, a की वैल्यू अब कितनी हो गई? 40, इसी में रखेंगे। a की वैल्यू 40, b की वैल्यू 20, कितनी बार? 2 बार गया। शेषफल 0। जैसे ही r का मान हो जाता है 0 के बराबर, जैसे ही r 0 होता है तुरंत ये b का मान ही हमारा क्या हो जाता है? मासा। ये हमारा हो गया मासा या HCF। इसीलिए देखो भाग से भी 20, यूक्लिड से भी 20, और जो अभाज्य गुणनखंड विधि बताई थी उससे भी 20। मासा किसी से भी निकालो हमेशा सेम आएगा। ये आपकी 3 विधियां हैं। इसका भी और एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें भाग विधि और ये यूक्लिड दोनों आ जाएंगी। और वो जो अभाज्य गुणनखंड विधि है वो छोटे से आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो अब देखेंगे, इसको मिटा दिया जाए। ये तीनों विधियां नोट कर लेना आराम से। यूक्लिड पे बहुत ध्यान देना है। अगर यूक्लिड डायरेक्ट नहीं लिख पाते हैं तो पहले भाग बनाए रफ पेज पे, फेयर पे आप यूक्लिड पे लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब कोई दूसरा अगर क्वेश्चन लिया जाए, जैसे मान लीजिए लिया जाए 60 और 190, कुछ भी ले लिया जाए। अब क्या देखेंगे? सबसे पहले तो भाग विधि लगाएंगे। इसमें छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग दिया जाता है, तो इसमें क्या निकलेगा? 6 त्रिक 18, कितना बच गया? 10। अब ये शेषफल बच गया क्योंकि इससे छोटा बचा है, तुरंत इससे फिर भाग दे देंगे 60, तो 10 छक्का 60, ये हो गया हमारा।
तो जैसे ही शेषफल 0 तुरंत जिससे भाग दे रहे होते हैं वो मासा हो जाता है। तो इतना तो पता हो गया, मासा 10 आएगा। अब यूक्लिड से अगर निकालें तो यूक्लिड क्या कहती है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। जिसको भाग देते हैं वो a होता है, जिससे भाग देते हैं वो b होता है, जो इधर पहाड़ा पढ़ के आता है जो भी वो होता है हमारा q, और जो इधर बचता है वो शेषफल r। अब क्या है, तो देखो a की वैल्यू 190, b की 60, q की 3 और r की 10। देखा क्या r 0 है, अभी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जैसे r 0 नहीं होता है तुरंत फिर जिससे भाग दे रहे होते हैं, जिस शेषफल बचता है जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको फिर से देते हैं। अब हमारा ये फिर हो गया, ये हमारा b हो गया, ये q हो गया, इधर r हो गया। फिर से रखो, अब की बार a की वैल्यू 60, b की 10, q की 6, शेषफल 0। जैसे ही शेषफल 0 होता है, r को शेषफल कहते हैं, r जैसे ही 0 होता है तुरंत b का मान ही क्या हो जाता है हमारा, मासा। देखो 10 आ गया हमारा मासा। समझ में आया, ये हमारा हो गया मासा। इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये हमारी भाग विधि है। अभाज्य गुणनखंड विधि वही है जो हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें और कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारे होगा, अभी इसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए हुए हैं पिछले विगत वर्षों में। पेपर में होता क्या है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली 10 में से 9 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के होते हैं। एक आधा क्वेश्चन इधर उधर से नया दे देते हैं, और वो भी कभी कभी नहीं देते हैं। करते क्या, पूरा पिछला सेट उठा करके इसमें रख देते हैं, पिछले साल के कुछ क्वेश्चन उठा करके इसमें रख देंगे। तो इस वीडियो में आपको फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि इसमें जितने पिछले 4-5 सालों में पूछे गए क्वेश्चन होंगे सारे करवाएंगे अभी एक लाइन से, जितने भी पूछे गए होंगे। अब इसके बाद आपकी 2 चीज़ें, एक चीज़ रह गई कि अपरिमेय संख्याएं। परिमेय क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में लिख पाते हैं, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय कौन सी होती हैं, अपरिमेय वे संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि √2, √3, √5, √7 जिनका बाहर एग्जैक्ट ना निकले, वो ऐसी संख्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अब देखें अपरिमेय संख्याओं के बारे में। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा अपरिमेय संख्याओं का, वो आपका √2, √3, √5, √7, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। ये दोनों तो बहुत पूछे जाते हैं, इनके बहुत कम रेयर केस हैं पूछने के। तो सबसे पहले सिद्ध करेंगे कि क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखते हैं, तो इसमें हल सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि मानना पड़ता है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। पहला स्टेप हो जाता है कि माना, लेट्स सपोज दैट √2 इज एन अरेशनल नंबर। √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये माना जाएगा। अब एक चीज बताइए, अगर ये परिमेय संख्या है और अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो इसका मतलब इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वही संख्या कहलाती हैं जिनको p/q के रूप में लिख पाते हैं। अब क्या होगा, अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। अब क्या होगा, इधर का स्क्वायर रूट खत्म, 2 आ गया, इधर का हो जाएगा p², इधर हो गया q²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें तो q² चला जाएगा इधर और p²/2 हो जाएगा। अब यहां पर क्या देखेंगे कि p और q क्या है, यहाँ पे तो p और q इंटीजर होते हैं, पूर्णांक, पूरे अंक होते हैं। जैसे 5/6, 7/8, 3/5 जो भी होंगे ये इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताइए,
अगर इंटीजर है, मान लीजिए कोई भी 4 ये पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग कर दें तब भी एक पूर्णांक आता है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक। अगर जैसे मान लो 5 हो, 5 का स्क्वायर 25, ये भी क्या होगा? पूर्णांक। तो कहने का मतलब इतना है, अगर पूर्णांक का वर्ग करते हैं तब भी पूर्णांक आता है, यदि पूर्णांक में पूर्णांक कोई जोड़ दें तब भी पूर्णांक आएगा, पूर्णांक से भाग कर दें पूर्णांक को तो हो सकता है कि उसमें पॉइंट में बने, लेकिन अगर वर्ग करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। ठीक, तो यहां पे कहने का मतलब क्या है कि 2 से p स्क्वायर को भाग दे रहे हैं और q स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब 2 से p को भाग दे रहे हैं, इधर जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? पूर्णांक बच रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 15 को 3 से भाग दें तो 5 आएगा। वही यहां पर कह रहा है कि 2 से p स्क्वायर को भाग दे रहे हैं तो q स्क्वायर बच रहा है। इसका मतलब 3 से अगर 15 को भाग दें तो 5 बचेगा। 5 क्या है? एक पूर्णांक। इसका मतलब 3 से 15 पूरी पूरी विभाजित हो रही है। ठीक है, कोई भी संख्या पूरी पूरी कब विभाजित होगी? जब इनके अभाज्य गुणनखंडों में ये संख्या आती होगी। अभी बताया था अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? जो इसके निकालते हैं, जैसे 3 गुणे 5, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होगी। तो देखो इसमें 3 आया है। कोई भी संख्या उस संख्या से तभी विभाज्य हो सकती है जब उसमें वो संख्या आई हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो 35 लिखा है बटे 7 है। 7 से 35 कटता है कितनी बार? 5 बार में। तो इसका मतलब 35 में 7 आया होगा। 5 गुणे 7, देखो 7 आया है। कोई भी संख्या पूरी पूरी तभी कट सकती है जब उस संख्या में वो संख्या आई हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको लिया जाए कि 36, नीचे आ गया 3 से ये संख्या कट जाती है 12 बार। इसका मतलब 36 में 3 आया होगा तभी पूरी पूरी कट रही है। तो 36 के क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरह का 9, दूनी 18, दूना 36। देखो 3 आया है इसमें। तो यहां से इतना तो क्लियर हो गया, अगर किसी संख्या से कोई संख्या कट रही हो पूरा पूरा अंक आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या उसमें होगी जरूर। अभाज्य गुणनखंड में देखो, अगर 7 से कटा तो 7 जरूर होगा, 3 से कटा तो 3 जरूर होगा, 3 से कटा तो 3 जरूर है, ऐसे। तो इसका मतलब ये p स्क्वायर जो भी संख्या होगी वो 2 से कट रही है, तभी इधर पूरा पूरा अंक आ रहा है। इसका मतलब p में क्या है? 2 है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ये मिटा दे रहे हैं। अब दूसरी चीज, इसका मतलब क्या है यहां पे कि 2p स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित 2p स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक, अब दूसरी चीज समझना, अगर किसी संख्या का स्क्वायर उससे कट रहा है तो वो संख्या भी उससे कटेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 81 3 से कटता है, 81 3 से कटता है, कितना आएगा? 27। ठीक, और 81 किस संख्या का वर्ग है? 9 का, तो 9 भी 3 से कटेगी। देखो तो समझ में आया? अगर p का स्क्वायर 2 से कट रहा है, जैसे 9 का स्क्वायर कितना है? 81, 81 3 से कट रहा है तो 81 जिस संख्या का वर्ग होगा वो संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका लिख लिया जाए 36, 36 2 से कटता है, कितना आता है? 18। इसका मतलब क्या है? अगर 36 2 से कट रहा तो 36 जिस संख्या का वर्ग होगा वो संख्या भी 2 से कटेगी। देखो 36 अगर 2 से कट रहा तो 6 का वर्ग है, 6 भी 2 से कटेगा। इसका मतलब p स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या है? p भी 2 p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, अब ठीक है, p इतना तो पता हो गया, p को काटेगा। अभी बताया था कोई भी संख्या किसी को तभी काट सकती है जब उसमें वो संख्या आई हो। इसका मतलब क्या है कि अगर p 2 से कट रहा है तो p में 2 आया जरूर होगा, 2 तो जरूर होगा, और इसके मल्टीप्लाई में कितना होगा ये हमको नहीं पता। तो इसके जगह पे कोई हम नंबर मान लेते हैं, कोई भी नंबर होगा, जिसको मान ले c कोई भी नंबर है, जहां पर c क्या है? जहां पर c
एक पूर्णांक है। सी क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, ये मिटाई दे रहे हैं। अब देखो, इसका मतलब p बराबर 2c लिख सकते हैं यहाँ पे, तो q स्क्वायर चल ही रहा है, p की जगह पे 2c स्क्वायर है, नीचे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, c का c स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2c स्क्वायर, 2 को नीचे भेज दें, तो c स्क्वायर बराबर आ गया q स्क्वायर बाई 2। देख लो, 2 बचा, 2 इसके अपॉन में भेज दिया, c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 2। जैसे यहाँ पे p स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर बन गया q स्क्वायर बाई 2। वैसे c भी एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक था, तो इसका मतलब जैसे 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है वैसे 2 q को भी करेगा, जैसे 2 p को विभाजित करेगा वैसे 2 q को भी विभाजित करेगा। तो ये लाइन फिर से यहाँ पे कि 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये 2 q को भी विभाजित करेगा। यहां से क्या सिद्ध हुआ कि ये सब कट रहे हैं, तो इससे यह सिद्ध हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां से ये सिद्ध हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय माना था इसको, तो परिमेय सिद्ध हो गया। अब लास्ट वाली लाइन ये हर एक क्वेश्चन में सेम रहती है कि यह हमारे गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लाइन आपको लिखना है, ध्यान से सुनो कि यह हमारी गलत अवधारणा का मतलब हम गलत माने थे, वो सिद्ध करना था अपरिमेय, हम माने थे परिमेय, तो परिमेय माने हैं इसलिए परिमेय आई है। तो यहां पे लिखेंगे यह हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बोर्ड का। तो इसमें क्या होगा, तो लास्ट में वही लाइन कि यह हमारे गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपके 4 नंबर नोट कर लीजिए। हो गया। देखो, अब देखो वैसे √3 पूछा जाएगा, तो जहां 2 है वहां पे सिर्फ 3 चलाना है। तो देखो 2 की जगह पर 3, 2 की जगह पर 3, 2 की जगह पर 3, 2 की जगह पर 3 और 2 की जगह पर 3, तो यहाँ भी 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ भी 3 और इन दोनों जगह 3 और यहाँ 3। ये फिर सिद्ध हो गया कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब क्या कहेंगे, फिर वही लाइन कि यह हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आप भी करेंगे, अगर 5 है तो सब जगह 5 हो जाएगा, अगर 7 है तो सब जगह 7 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपका 4 नंबर में जरूर पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये दोनों चांस, इनके 90% चांस रहते हैं कि इन दोनों का ही पूछेंगे। इसके अलावा आ जाता है छोटे से क्वेश्चन, जैसे कि दिखने में बड़े होंगे, जैसे कह देगा सिद्ध कीजिए √2 + 5 अपरिमेय संख्या है, तो इसमें एक लाइन ये वाली सेम रहेगी। इसको मिटा दें, फिर बताएं इसको मिटाने जा रहे हैं। देखो अब देखो, जैसे सिद्ध करना हो कि 5 - √2 सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका क्या होगा, तो इसका कुछ नहीं, वही माना 5 - √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर वही चीज कि 5 इधर ही रहने दो, P/Q इधर बुला लाएं तो माइनस का उधर गया प्लस का। यहाँ देखो ये परिमेय, तो इधर बराबर की भी
परिमेय, यहाँ लिख देंगे वही लाइन, √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः यह हमारे गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे लिख देंगे नीचे वाले, यह हमारे गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, या ये एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? इसमें उतना नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ हमको रूट में जो भी होगा उसको अलग रखना, बाकी सबको एक साइड भेज देंगे, तुरंत उसके बाद लाइन लिख देंगे जो रूट में होगा यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, अतः जो भी संख्या देंगे वो एक अपरिमेय संख्या है। आपके फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही था। अब देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, ये तो हट ही गया है, पहला क्वेश्चन, किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। कोई सम पूर्णांक है p, सम पूर्णांक, और प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अच्छा, ये तो एमसीक्यू में है। इसमें है 2p+1, 2 का गुणा जब भी कर देंगे वो सम आ जाएगा, चाहे विषम संख्या हो कुछ भी हो, और जैसे ही इसमें 1 ऐड कर देंगे वो संख्या विषम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसकी वैल्यू 6 ही क्यों नहीं है, तो और +1, 6 दूनी 12 और 1 13, देखो विषम आएगा। अगर इसकी जगह विषम ले लें, जैसे 2 गुणे 3 ले लें, +1, 6 और 1 7, तब भी क्या आएगा, विषम। इसका मतलब विषम का रूप कैसा होता है, 2p+1। नेक्स्ट, अब देखिए जैसे आया 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य बताया था, जैसे ये 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 13, 13, काम खत्म। इसमें 2 आया है 2 बार, 3 1 बार, 13 1 बार, ये हो गए अभाज्य गुणनखंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात बताओ, तो 2 की घात है 2, 3 की घात बताओ 1, 13 की घात 1, ये भी हो गया। अब जैसे क्वेश्चन आया है 255 और 867 का मासा निकालो, क्या, एचसीएफ यूक्लिड से, यूक्लिड से, ये होमवर्क है आपको करना है यूक्लिड से। जैसे फिर क्वेश्चन आया, ये अच्छा है, जैसे कहा है इन्होंने 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल, तो पहले इसको निकाल लो, 2 2 36 18 9 3 3, तो इधर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 2 बार है, 2 4 बार है, 2 4 बार है, 3 2 बार है। कहा अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग, तो इसकी घात है 1 के 4, 1 की 2, तो घातों का योग हो गया 6, ऑप्शन नंबर डी, ये भी हो गया। देखिए क्वेश्चन आया कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये करवा चुके हैं। और एक फार्मूला और, जैसे कि पूछा गया है 26 156 का लासा
156 है, मतलब एलसीएम 126 है, 156 है, तो मासा कितना होगा? मासा का मान बताओ। तो एक होता है फॉर्मूला लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखो लासा दे रखे हैं 156, मासा निकालना है एचसीएफ, पहली संख्या 26, दूसरी 156, 156 से 156 कैंसिल हो गया, तो एचसीएफ बराबर आ गया 26, मासा निकला है 26। ठीक, अब देखो, अब हाँ लासा मासा के कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें डायरेक्ट नहीं कहेगा कि इसका लासा निकालिए या मासा निकालिए, तो उसको कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन आया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। कह रहे वह संख्या बताओ जिससे हम 245 और 1037 को भाग करें तो दोनों में शेषफल 5 बचे। ठीक, अब देखो, जैसे कि 245 और 1037, क्या कहा है? बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी की बात करें, बड़ी से बड़ी या महत्तम, जब ये दो वर्डों का यूज होगा तो इसका मतलब एचसीएफ पूछ रहे हैं। अगर कहें छोटी से छोटी, छोटी से छोटी और लघुत्तम, लघुत्तम, तब इसका मतलब एलसीएम कह रहे हैं, लासा कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? दोनों दशा में 5 बचे। अगर इनसे 5 माइनस कर दें, जैसे इससे 5 माइनस 240, इससे 5 माइनस तो 1032, इसका मतलब अब इस संख्या से जब भी भाग देंगे इन दोनों को तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि शेषफल पहले ही घटा चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इनका जो एचसीएफ निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर। तो देखो भाग से कर लें इसको आसानी से। 1032 कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो 0, 16, 9, इधर कितना बच गया? 2, 13, 7, 72, 240 और 7 त्रिक 21, इधर कितना बच गया? 4 और 2, 24 और इधर 72 और 24 तिहाई 72। तो जैसे शेषफल 0 होता है तुरंत जिससे भाग दे रहे होते हैं वही मासा हो गया। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 24। अगर 24 से इसको भाग दोगे तब भी शेषफल 5 बचेगा, 24 से इसको भाग दोगे तब भी शेषफल 5 बचेगा। ये बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं हो सकती जिससे इसको भाग दें और शेषफल 5 बचे। तो इसका मतलब जब भी बड़ी से बड़ी कहेंगे या महत्तम कहेंगे तो इसका मतलब मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जब भी छोटी से छोटी की बात करेंगे तो लासा निकालना है। ये इतना याद रहे। ये भी हो गया। एक क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन है 0, 1, 2, 8। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। तो इसमें आंसर है आपका 2 आ गया। फिर से सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 भी करवा चुके हैं। ठीक, फिर से वही क्वेश्चन कि दो संख्याओं का मासा 51 है तो लासा बताओ। तो अभी बताया था क्वेश्चन, वो फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इनसे क्या कहे हैं कि 255 और 867 का मासा कितना है? 51 है। तो लासा बताओ। इसको सॉल्व कर लो डायरेक्ट। तो क्या करेंगे? ये 5 टाइम्स जाएगा, ठीक, और इसको 5 से गुणा करवा दो। 35 और 3 और 43, 43 और 35, ये हो गया एलसीएम हमारा। ठीक है, इससे सारे सरल सरल आते हैं क्वेश्चन। वैसे ही फिर देखो वही क्वेश्चन आ गया कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड
की घातों का योग। तो 144 के अभी फैक्टर किए गए थे, कितने आए थे, इसमें आया था शायद कितना आया था 72, 2 36, 2 18, 2 की घात 4, 3 की घात 2 आई थी शायद, इसके कर लेंगे ऐसे। तो इसमें घातों का योग 6। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये, नंबर भी नहीं चेंज किए हैं, सेम वही पूछ लेते हैं। अब जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। जैसे हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा गया, जैसे अभी बताया था कि 5 + √3 सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। बताया था मान लेंगे इसको परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिख लेंगे, 5 को उधर भेज देंगे, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q - 5। अब ये परिमेय तो ये भी परिमेय, यहाँ लिख देंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ, अतः ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। फिर से क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो। ठीक है, अरे चलो कोई नहीं, बड़ी से बड़ी कहेगा तो मासा और छोटी से छोटी तो लासा। तो 125 और 70 में कहा क्रमशः शेषफल 8 और 5 बचे, तो इसमें 8 बच रहा है शेषफल, इसमें 5 बच रहा है। तो कह रहे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इनको भाग देने पर शेषफल 8 और 5 बचे। तो इनसे 8 घटा दो तो कितना बचेगा, 117। इसमें 5 घटाओ तो 65। तो इसमें बड़ी से बड़ी, इसका एचसीएफ निकाल दो, एचसीएफ हो जाएगा 13। यही आंसर हो गया। 13वां संख्या है जिससे इसको भाग देंगे 8 बचेगा, इसको भाग देंगे 5 बचेगा, हो गया आंसर। देख लीजिए, ये क्वेश्चन है कि आफत 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग 6 कितनी बार निकाल चुके हैं, 2 की घात 4, 3 की घात 2। फिर वही सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, तीसरी बार पूछा गया आपकी। फिर वही क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी 2, ऑप्शन भी नहीं चेंज किए, 0 1 2 8 2 है आंसर इसका। फिर से वही क्वेश्चन, दो संख्याएं दे रखे हैं, मासा दे रखे हैं, लासा पूछे तो उसी में रख देंगे, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, अब की बार 156 के अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं। 156 के अभी पीछे भी निकाल चुके थे, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13 निकाल चुके हैं, पीछे देख लेना 156 के। फिर आ गया कि सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बताया है क्या करेंगे, पहले इसको मानेंगे परिमेय संख्या है, माना यह एक परिमेय संख्या है, इसको P/Q के रूप में लिख देंगे, 3 को अपॉन में भेज देंगे, तो 2 बराबर 3Q। फिर वही ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है, यहाँ लिख देंगे √2 एक परिमेय संख्या है, यह हमारे गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से आ गया, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वही क्वेश्चन, धनात्मक पूर्णांक p के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक होगा 2p + 1, अभी पीछे करवा चुके हैं। फिर आ गया, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, बताया है, इसके अलावा ये पूछ ही नहीं सकते, इससे बाहर कुछ होगा ही नहीं। फिर वही चीज, दो संख्याओं का मासा 26, 156 का लासा 156 है तो मासा 26, अभी जस्ट पीछे करवाया है, देख रहे हैं, नंबर भी नहीं चेंज कर रहे हैं। तो एक बार अगर ये कोई पूरी क्लास देख लेते हैं आप, तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न जाने वाला है नहीं। फिर से क्वेश्चन वही 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, बताया था इसको उधर भेज दो, बस तुरंत जो बचे वो परिमेय संख्या आता है, यह अपरिमेय संख्या है बस।
अरे कितनी बार पूछेंगे। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग 6 अभी करवाया है। रफ हो गया ना, बोर्ड पे लिखा था, कितनी बार हो चुका है ये। फिर से सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से दो संख्याओं का लासा दे रखे हैं, मासा पूछे हैं, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, उसमें रख देंगे वैल्यू। फिर से 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से आ गया 3√2 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकते ये। फिर से मासा गुणे लासा, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर बार वही। अब की बार देखो थोड़ा सा अलग पूछ लें कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। बताया था 2, 3, 5, 7। 2, 3 तो पक्का ही बहुत पूछेंगे, 5 और 7 बहुत रेयर केस में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो जहां जहां 2 किया था वहां वहां 5 कर लेंगे। फिर से 5 - √3 कहीं लिखा है? नहीं लिखा। 5 - √3 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। हम्म 15, 18, 24 का लासा, ये तो बच्चे भी निकाल लेंगे। 15, 18, 24 का लासा। फिर से सिद्ध कीजिए 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या। √3 फिर पूछा गया। पाँच +√3 5 + √3 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। अब बार बार वही रिपीटेड है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, वो तो लिखा ही है। अगर कोई नया होगा तो बता रहे हैं, बाकी अगर सेम है 5√2, जैसे 3√2 है वैसे 5√2 सिद्ध कीजिए। जहाँ 3 चला जाएगा वैसे 5 चला जाएगा। और शायद हो सकता है आपकी यूक्लिड भी हट गई है इससे। आप पढ़ा तो फिर भी दिया, अगर आ जाए तो ठीक है, वरना इसमें तो स्टार लगा है कि ये क्वेश्चन हट चुका है। बाकी फिर जितने हैं उतने तो बता ही चुके हैं। जैसे आया अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72, 120 का मासा और लासा ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा इसका निकाल ले। ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको। देखो कितना है, 6, कहाँ गया क्वेश्चन, 6, 72, 120। तो 6 का फैक्टर 2, 3, 3, 1, 72 का 2, 36 दूना 72, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3 एकम 3, 120 का 2, 6, 2,
30, 2, 15, 3, 5, 5, 1, ये हो गया। तो 6 के फैक्टर 2 गुणे 3, 72 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 120 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। पहले निकालते हैं मासा। मासा जो दोनों में हो, जैसे 2 और देखा 3, 3 है दो तीनों में। अब की बात 3 है तो तीनों में देखेंगे जो हो, तो इसमें आ गया 3, 3 दूना 6, 6 हो गया हमारा मासा। HCF अगर LCM निकालना है, लासा जो दोनों में है वो तो लेंगे ही, जो नहीं है वो भी ले लेंगे। जैसे कि देखें इसमें कितना है 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 5, तो 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45 और 90 दूना 180 दूना 260, 180 दूना 360, ये हो गया आंसर इसका। 120 इसको चाहे ऐसे निकाल के देख लेते हैं, 72 120 जो आप लोग ऐसे निकालते हैं। तो 2 3 36 60, फिर 2 3 कटेगा नहीं, और 18 दूना 36 और 30, 2 3 2 9 18 10, फिर 2 3 नहीं 15 दूना 30 होगा, फिर 3 3 एक कम 3 3 तरह का 9 3 5 15, 3 3 और 5 कटेगा नहीं 5, 2 3 बार है, 3 2 बार है, 1 5 बार है, 2 3 बार है, 3 2 बार है और 5 1 बार है। 360 आपका हो गया लासा। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड से कहेगा तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे, मासा वाला निकाल लेंगे। जो तीनों में होगा वो मासा, जो तीनों में है वो भी, फिर जो दो में कॉमन है वो ले लेंगे, और ये सिंगल है वो भी ले लेंगे। तो जो सबका गुणा करके निकलेगा वो निकलेगा आपका लासा। ठीक है। 4 नंबर में फिर पूछा गया, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि 1 नंबर छोड़ने वाला है नहीं इसका भी। अब आपको जितने भी इसके क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे करवा दिए गए हैं। ठीक है, अब इससे ज़्यादा इस चैप्टर में था कुछ नहीं। अब जितने भी क्वेश्चन इस पे करवाए गए हैं इस चैप्टर से, आपको इस टाइप में से कोई भी क्वेश्चन इससे अलग मिल ही नहीं सकता। तो आप इस पूरे क्लास को, अगर शुरुआत के कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आए उसको फिर से देखेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्या ऐसी क्लास पूरे मैथ्स की हर एक चैप्टर का, उसका जो भी टॉपिक है वो, उसका थ्योरी से लेकर के PYQ से लेकर के जो उसके एग्जाम्पल 1-2 दे करके पूरी ऐसे आपको क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि आपको क्लास 10th के मैथ की, साइंस की और इंटर के साइंस की, केमिस्ट्री की, तो इन सब की वीडियो आपको मिलती रहेंगी विद PYQ के साथ। जैसे ही आपकी ये बोर्ड परीक्षा खत्म होती है तुरंत इसकी थ्योरी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगी, ऐसी वीडियो आपको चाहिए आगे की नहीं, और वीडियो जैसा लगा हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।